हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड वन नेशन वन लॉ। इसके ऊपर हम ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको और इंटरेस्टिंग ऐसे चाहिए इस तरह के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है एक सिंगल लॉ की, ठीक है, कि देश में एक सिंगल कानून होना चाहिए, ठीक है, और वो कानून उन सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। कौन से मैटर्स में? मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन, ठीक है, इन सारे मैटर्स में वो लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। अभी आप अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो अपना अलग अलग पर्सनल लॉ फॉलो करती हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, ठीक है, तो वो अपने अलग अलग पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन कहाँ कर रखा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन कर रखा है आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे मेंशन कर रखा है। और वो आर्टिकल कहता है कि स्टेट सेल एंडीवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ये आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, राइट। तो और ये कहता है कि ये स्टेट का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएँ, ठीक है। और ये जो इशू है ये कई सालों से चल रहा है और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको पुश भी कर रही हैं कि इससे रिलेटेड एक लॉ आए, पार्लियामेंट में लॉ बने, राइट। उसके बाद अब जैसे आप बात करते हैं कि पर्सनल लॉ होते क्या हैं। अब आप जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और वो सारे अपना अपना पर्सनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। अब पर्सनल लॉ क्या किन चीज़ों से कंसर्न होते हैं? पर्सनल लॉ कंसर्न होते हैं आपकी शादी, तलाक, ठीक है, या जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है, या डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस दिया जाता है विमेन को, वो एडॉप्शन, और फिर ये जो इनहेरिटेंस वाला होता है आपका प्रॉपर्टी का, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लॉ के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन अगर आप ये वाला भी पॉइंट छोड़िए, आप, अब मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, सारे रिलीजन जो देश का जो क्रिमिनल लॉ है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर क्रिमिनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी हो सकती है तो सिविल लॉज में क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, तो सिविल लॉज में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि ये जो डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं ये उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन डिफरेंट रिलीजन जो पर्सनल लॉज प्रैक्टिस कर रही हैं उसके तहत तो ये साफ साफ इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है राइट टू इक्वलिटी और उसका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह का रिफॉर्मेटिव मूव है और मतलब बहुत ही आप बोल सकते हो कि, और इस मूव को अगर आप बात करो कि कैसे इसका आप बोल सकते हो कि समर्थन कैसे कर सकते हो, समर्थन इस तरह से कर सकते हो कि जो गोवा में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, वहाँ पे फॉलो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहा है ये। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि मतलब कि सेंटर को इस पे ध्यान देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, राइट। उसके बाद अब बॉडी पार्ट इसकी डिस्कस करते हैं ऐसे कि देखिए, जितने भी यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड के जो समर्थक हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि वो जो अभी सोशल सिस्टम जो चेंज हो रहा है वक्त के साथ, उसके साथ वो और अब आप बोल सकते हो कि उसके साथ स्टैंड कर सके, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात करें नेशनल लेवल पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इफ़ेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि सबसे पहले जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई थी, तो आप बोल सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हुई थी वहाँ पे इसके बारे में आप बोल सकते हो कि सबसे पहले डिमांड करी गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट्स में इसके बारे में बोला है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड करी है। लेकिन गवर्नमेंट अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसने अभी देखा था कि CAA के दौरान
उसे कितना मतलब आप बोल सकते हो कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और कितने विद्रोह हुए थे, कितना रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी अगर आप बात करें कि जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी अगर बात करें, तो ये सबको ध्यान में रखने हुए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय पे उन्होंने क्या किया था कि पर्सनल लॉ को यूनियन लिस्ट में नहीं रखा था कि इसमें सेंट्रल की पावर नहीं रहेगी इसको इम्प्लीमेंट करने की, और उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये दायित्व छोड़ दिया था कि वो लॉज बनाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड और अपने टेरिटरी में इनेक्ट करें। ठीक है, इसके पीछे यही रीज़न था। लेकिन इसके अगेंस्ट जाके हिंदुओं के खिलाफ एक आप बोल सकते हो कि कोड बिल बनाया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था कि 1955 से पहले हिंदू भी अपने पर्सनल लॉ फॉलो करते थे, लेकिन 1955 के बाद जो हिंदू कोड बिल बनाया गया उसके तहत क्या चीज़ें आई, हिंदू कोड इनेक्ट किया गया, हिंदू कोड बन के आया जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की बात हुई। जहाँ पे क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि उनके लिए कुछ चीज़ें करी गई कि जैसे हिंदू 2 शादियाँ नहीं कर सकता, इस तरीके से रिलेटेड। तो आप ये देखो यहाँ पे कि सिर्फ एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आपने ये लॉ बनाया, तो ये खुद में एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव है, राइट। तो ऐसे हिस्टोरिक ब्लंडर्स का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ऐसे हिस्टोरिक ब्लंडर्स को भी करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बाद में, राइट। उसके बाद अब अगर बात करते हैं जो क्रिटिक्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो कहते हैं कि ये आर्टिकल 15 अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हो तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का वायलेशन है। लेकिन कैसे वायलेशन है, वो इसको कैसे घुमा फिरा के इस चीज़ को बोलते हैं। देखिए, आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी स्टेट इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। और आर्टिकल 25 कहता है कि मतलब हर इंडिविजुअल का ये हक है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें मतलब किसी का कोई स्टेट का या आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। और आर्टिकल 26 कहता है कि सारे डिनोमिनेशन, जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, वो अपना जो खुद के अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं। और जो आर्टिकल 44 है वो तुम्हारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको स्टेट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब गाइडलाइन के हिसाब से आप सेंटर उसको फोर्स नहीं कर सकता स्टेट पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसके बाद लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या पर्सनल लॉ सही में एक रिलीजन का मैटर है। क्योंकि देखिए रिलीजन क्या होता है, रिलीजन देखिए क्या होता है कि रिलीजन के जितने भी बेसिक्स होते हैं, ठीक है, या रिलीजन किससे कंसर्न होता है, वो प्रार्थना से कंसर्न होता है, स्पिरिचुअलिटी से कंसर्न होता है, आध्यात्मिकता से कंसर्न होता है, कैसे प्रेयर्स कंडक्ट करनी है, कैसे रिचुअल्स कंडक्ट करने हैं और कैसे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा रखनी है, मतलब कि डिवोशन टू गॉड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड करता है। लेकिन जो पर्सनल लॉ है वो किस में डील करता है, वो जितने भी आप बोल सकते हो कि वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जैसे मैरिज हो गया, शादी विवाह, डाइवोर्स, तलाक, ठीक है, अडॉप्शन और फिर ये जो आपकी इनहेरिटेंस, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपके उसके पर्सनल लॉ के अंदर आती है। तो कहीं भी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, रिलीजन और पर्सनल लॉ के बीच। लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका अपना एजेंडा बना के और इस चीज़ को अपना एजेंडा बना लिया है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इस चीज़ को लेके वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अब देखते हैं इसका कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में आप ये समझिए कि देखिए रिलीजन और पर्सनल लॉ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत ज़रूरी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, सिर्फ तो सिविल लॉ में भी हो सकती है, राइट। तो ये जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ये बोलती है ना कि ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सिविल मतलब यूनिफॉर्म अगर क्रिमिनल कोड है तो वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो सकता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जितने भी मैन और वुमेन है वो अपनी इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और तो मतलब ये बहुत सही चीज़ है देश के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको एक तरह से आप थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की इस पे सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी डिबेट भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इसको इम्पोज कर दो, तो डिबेट होना बहुत नेसेसरी है।
और जैसा कि लॉ कमीशन ने कहा था कि ये चीज़ स्लोली होनी चाहिए, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए, राइट। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू।